हेलो एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी कॉमर्स की सीरीज, जिसमें हमारा रिवीजन बैच रहने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। तो छोटा सा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं मेरे बारे में। तो आई एम प्रिया अरोड़ा, यूजीसी नेट क्वालिफाइड इन कॉमर्स विद 99.47 परसेंटाइल्स, सीए फाउंडेशन, मास्टर्स इन कॉमर्स एंड बैचलर्स इन कॉमर्स विद ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मैं आपके लिए रिवीजन बैच जो लेकर आई हूँ, इसमें हम हमारे कॉमर्स के ऑल थ्री सब्जेक्ट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, तीनों के हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाले हैं, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। और हमारा जो मेन फोकस होगा दैट विल बी ऑन अकाउंटेंसी, बिकॉज अकाउंटेंसी इज द सब्जेक्ट जिसमें बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और इनिशियली ये सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को टफ लगता है। तो हमारा मोटिव रहने वाला है इस सब्जेक्ट्स को इजी बनाना। और आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है अकाउंटिंग टर्म्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग टर्म्स ही हमने क्यों लिया आज का टॉपिक? तो हमारी फर्स्ट वीडियो अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर बेस्ड इसलिए है बिकॉज अकाउंटिंग टर्म्स जो होती है ना, वो हमारी अकाउंटेंसी का फाउंडेशन होती है, बेस होती है। अगर हमारी अकाउंटिंग टर्म्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी हम पूरी अकाउंटेंसी हमें इजी लगेगी और हम इजीली उसको कवर अप कर पाएंगे। अब ये सारी टर्म्स है, दिख रही है आपको? ये सारी टर्म्स आपके अकाउंट्स में ना यूज होती है आगे। अगर मैं डायरेक्टली आपसे बात करने लग जाऊं कि अनअर्न इनकम का मुझे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ, क्या आप बता पाओगे अनटिल एंड अनलेस आपको इसका मीनिंग ना पता हो? राइट? तो आज हम इनके मीनिंग्स को ही क्लियरली कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा जो इसमें कॉन्सेप्ट है, टर्म है, दैट इज बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस एनी एक्टिविटी व्हिच इज अंडरटेकन टू अर्न मनी। कोई भी एक्टिविटी अगर मनी अर्न करने के पर्पज से की जा रही है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। तो बिजनेस के लिए फर्स्ट जो मेन फीचर है, जो कंपल्सरी है, होना ही चाहिए, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड, अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पर हो रही है, प्लस उसका जो मोटिव है दैट इज टू अर्न प्रॉफिट, नॉट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, नॉट सोशल मोटिव, नॉट सर्विस मोटिव। आपका जो मोटिव है वो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए और रेगुलर बेसिस पर की जाने वाली एक्टिविटी होनी चाहिए, तभी आप उसको एज अ बिजनेस कंसीडर करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट हमारी टर्म यूज होने वाली है इसमें एसेट। एसेट क्या होता है? वो सारी चीजें, वो सारे गुड्स, वो सारा सामान जो आपने अपने बिजनेस में लेकर आए हो, बट आप उसका यूज रीसेल करने के लिए नहीं कर रहे। उस पर्टिकुलर गुड्स, उन पर्टिकुलर सामान का यूज आप रीसेलिंग के लिए नहीं कर रहे। इनफैक्ट आपने उसको अपने बिजनेस में रखा है, आप उसका ऑफिस यूज कर रहे हो टू हेल्प ऑन फ्यूचर बेनिफिट्स। फ्यूचर में आपको उस पर्टिकुलरली सामान का बेनिफिट होगा। हाउ? मैंने मशीनरी ली है, खरीदी है, ठीक है, बट मेरा बिजनेस क्लोथ्स बेचने का है। मैं उस मशीनरी का फर्नीचर लिया, मशीनरी ली या फर्नीचर ली, मैंने उन दोनों का यूज अपने ऑफिस में किया है। ठीक है? किस लिए किया? मशीनरी का यूज किस लिए किया होगा? क्लोथ्स को बनाने के लिए। और बेसिक ऑपरेशन क्या है मेरा? क्लोथ्स को बेचना। तो क्या मैं मशीनरी को बेच रही हूँ? नहीं। क्या मैं किस चीज को बेच रही हूँ? क्लोथ्स को। तो क्लोथ्स जिसको मेरा, जो बेचने का मेरा बिजनेस है, वो तो मेरे होते हैं गुड्स, लेकिन उस पर्टिकुलर चीज, उस गुड्स को बेचने के लिए मैं जिस सामान का यूज करने वाली हूँ अपने बिजनेस में, वो सारी मेरी एसेट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैश इज एन एसेट। क्यों? क्योंकि कैश का यूज करके तो मैं परचेज करूंगी कुछ, फिर उसको आगे सेल करूंगी। राइट? सिमिलरली, मैंने कोई भी स्टॉक लिया है, दैट इज एन एसेट। मैंने कोई भी चीज ली है फ्यूचर बेनिफिट के लिए, वो सारी मेरी एसेट होती हैं। तो गुड्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एसेट। ठीक है? एसेट भी हमारी अलग अलग टाइप्स की होती हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स। करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जिनको हम एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बेचकर पैसा लेकर आ सकते हैं। नॉन करंट एसेट्स हमारी ऐसी एसेट्स होती हैं जिनको हम बेचकर कैश में कन्वर्ट तब कर सकते हैं एक साल के बाद। फिक्टिशियस एसेट्स ऐसी एसेट होती हैं जिनका खर्चा मैंने एक बार कर दिया, लेकिन उसका बेनिफिट मुझे अगले 5 सालों तक होने वाला है, 6-7 सालों तक होने वाला है, जिसका बेनिफिट मुझे आगे हर साल थोड़ा 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 होता रहेगा। मैंने एक बार वो एसेट खरीद के खर्चा कर डाला। ठीक है? तो वो मेरी फिक्टिशियस एसेट होती है। नेक्स्ट हमारी टर्म बात कर लेते हैं हम लायबिलिटी की। लायबिलिटी क्या होता है? मेरी कितनी भी ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टू पे। ठीक है? मुझे पे करना है किसी को, किसी भी तरह का खर्चा हो, किसी भी तरह का फायदा हो रहा हो, जिस जो भी फायदा हो रहा होगा उसके लिए मैंने कुछ ना कुछ खर्चा भी किया होगा। अगर मैंने किसी को, कुछ भी मेरी ऑब्लिगेशन है, मेरी पे करना है, मुझे मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे पे करना पड़ेगा, मैंने उधारी ले रखी है या कुछ भी है, वो सारी मेरी लायबिलिटी होती है। हम एज अ लेमैन बैंक से कई बार लोन लेते हैं, राइट? अब उस बैंक के लोन को चुकाना मेरी ऑब्लिगेशन है। एज पर स्टिपुलेटेड टाइम मुझे उस बैंक के लोन को पे करना पड़ेगा, तो वो मेरी लायबिलिटी हो जाती है। इसी तरीके से हमारी बिजनेस की भी बहुत सारी लायबिलिटीज होती हैं, जिसमें से एक होती है हमारी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? ऐसे लोग जिनसे मैंने उधारी पर सामान खरीदा है, मैंने क्रेडिट परचेजेस की है, उसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा ना।
क्रेडिटर्स आर द पर्सन्स जिनसे मैंने कुछ भी उधारी पर सामान खरीदा है, क्रेडिट पर, उधार पर अगर मैंने कुछ भी सामान खरीदा है तो मुझे उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो मेरे क्रेडिटर्स होते हैं। और क्रेडिटर्स आर अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी, बिकॉज लायबिलिटी के अंदर तो सारी ऑब्लिगेशंस आती हैं जितनी भी मुझे पे करनी है, राइट। सिमिलर तरीके से हमारे डेटर्स होते हैं। डेटर्स क्या होते हैं? ऐसे इंसान जिनको मैंने उधार पर कुछ बेचा है, राइट। अब मैं उधारी पर कुछ खरीद रही हूँ तो वो लोग मेरे क्रेडिटर्स हो गए। अब क्या मेरा बिजनेस बस उधारी पर खरीद खरीद के चल जाएगा? मैं उसे बेचूंगी भी ना। और बेचते हुए क्या जरूरी है मुझे कैश हमेशा साथ के साथ मिल जाएगा? नहीं। 90% बिजनेस प्रॉफिट तभी अर्न करते हैं अगर उनका बिजनेस क्रेडिट पर चलता है। तो अगर मैंने क्रेडिट पर कुछ सेल किया है, उसके बदले में मुझे पैसा मिलना है, अभी मिला नहीं है, मिलना है, तो जिन लोगों से मुझे पैसा मिलना है वो सारे मेरे डेटर्स होते हैं। उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू लिख ली जाती है वो मेरी डेटर्स की वैल्यू आ जाती है। एंड डेटर्स मेरी एसेट का पार्ट होते हैं। रीजन, क्योंकि डेटर्स मेरे को बेनिफिट देंगे ना फ्यूचर में। आज तो मैंने उनको उधार में सामान दे दिया, मुझे उसका पैसा कब मिलेगा? इन फ्यूचर। तो जब मेरे को पैसा मिलेगा उस टाइम का वो बेनिफिट है, फ्यूचर बेनिफिट दे रहे हैं, इसलिए वो मेरी एसेट का पार्ट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारी होती है कैपिटल। अकाउंट्स में क्या होता है ना कि एक बिजनेस है, ऑनर है, ठीक है। इन दोनों को बिल्कुल ही सेपरेट रखा जाता है। जो ऑनर का सामान है वो ऑनर का ही है, बिजनेस का उससे कोई लेना देना नहीं। जो बिजनेस का सामान है वो बिजनेस का ही है, उस पर ऑनर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर ऑनर बिजनेस में कुछ चीज पैसा देगा तो बिजनेस की लायबिलिटी है कि वो ऑनर को वो पैसा वापस देगा। अगर ऑनर बिजनेस में से कुछ निकाल के अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया तो वो ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसका पैसा बिजनेस को चुकाएगा। इससे रिलेटेड हमारी दो टर्म्स हैं, कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। कैपिटल क्या होती है? जितना भी पैसा या जितना भी सामान ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। ड्रॉइंग्स क्या होती है? ओनर ने बिजनेस में से निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, कुछ भी सामान निकाल के ले गया वो, तो वो उसकी ड्रॉइंग्स हो जाती है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, रेवेन्यू क्या होते हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, गेन, ये सब मिलती जुलती टर्म्स हैं, राइट। आपको लग रहा होगा रेवेन्यू और इनकम एक ही तो बात होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है, मिनिमल सा डिफरेंस है, बट है। रेवेन्यू इज द मनी रिसीव्ड आउट ऑफ सेल। आपका क्लॉथ्स बेचने का बिजनेस है, आपने उस क्लॉथ्स को बेचकर जितना भी पैसा आया आपके पास, आपने नहीं देखा कि आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ। आपका 80,000 रुपए का सामान आपने कुछ भी सामान मिस्टर ए को बेचा, उसके बदले में मिस्टर ए ने आपको 80,000 रुपीज दिए, वो 80,000 रुपीज आपकी रेवेन्यू हो गए। तो रेवेन्यू इज द मनी रिसीव्ड आउट ऑफ सेल इन सिंपल लेमन लैंग्वेज। इनकम, क्या आपके बिजनेस में सिर्फ सेल करने पे ही पैसा आता है? हो सकता है मैंने एफडी करवा रखी हो बैंक में बिजनेस के नाम पे, तो उस एफडी पे मुझे इंटरेस्ट आएगा। मैं अपने बैंक में पैसे भी जमा करवा के रखती हूँ, बिजनेस का बैंक अकाउंट चलता है, बैंक अकाउंट बना हुआ है तो बैंक मुझे इंटरेस्ट भी देगा, वहां से इंटरेस्ट आएगा। हो सकता है मैंने अपनी बिजनेस की बिल्डिंग, एक फ्लोर बिल्डिंग का किसी और को रेंट पर दे दिया हो, है तो बिल्डिंग किसकी? बिजनेस की। मैंने इसका सेकंड फ्लोर, मैंने कहा कि मेरे कहाँ किसी काम नहीं आ रहा, मैं इसको रेंट पे दे देती हूँ, मुझे वहां से रेंट भी रिसीव हुआ, तो वो सारी चीजें मेरी इनकम के अंदर आती है। तो इनके इनकम के अंदर क्या आता है? कहीं से भी पैसा आ रहा है, चाहे वो गुड सेल करके आ रहा है, चाहे वो कमीशन रिसीव हो रहा है, चाहे वो इनकम रिसीव हो रही है, कुछ भी पैसा मेरे पास आ रहा है ना, कहीं से भी पैसा आए वो इनकम में डाल दो। ठीक है। तो इनकम इज एवरीथिंग दैट इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है। मनी के टर्म में जितना भी पैसा आ रहा है वो सारा मेरा इनकम है, सम ऑफ मनी रिसीव्ड। ठीक है, वो हमारी इनकम हो जाती है। अब एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो भी मैंने कॉस्ट बियर की है इन ऑर्डर टू सेल समथिंग। ठीक है, मेरा क्लॉथ्स बेचने का बिजनेस है, क्या मेरे को क्लॉथ्स ऐसे पड़े पड़े मिल गए मेरे बिजनेस के अंदर और मैंने उसको उठा के बेच दिया? मेरे बिजनेस में बेचने से पहले मैंने उस क्लॉथ्स के ऊपर कुछ खर्चा किया होगा। हो सकता है मैंने बाहर से बनवाया होगा तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी। हो सकता है मैंने खुद कहीं से परचेज किया होगा, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आगे बेच रही हूँ, तो जब मैंने उसको परचेज किया है तो भी उसकी कॉस्ट होगी। तो जो भी कॉस्ट मैंने बियर की है फॉर अर्निंग मनी, ठीक है, किस चीज के ऊपर? बिजनेस ऑपरेशन के ऊपर। जिस चीज का मेरा बिजनेस है, जिस बेसिस पर मैं अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रही हूँ, मेरा बिजनेस किस चीज का है? क्लॉथ्स को बेचने का। क्लॉथ्स को बेचने के लिए किया गया सारा खर्चा मेरा एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है। तो कॉस्ट जितनी भी मेरी बिजनेस ऑपरेशन को चलाने के लिए, सेलिंग पर्पस के लिए जितना भी कॉस्ट मैंने बियर की, वो सारी मेरी एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएगी। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर तो सेम ही होता है। नो, इन अकाउंट्स दीज टू आर द टू डिफरेंट टर्म्स। एक्सपेंसेस क्या बोले मैंने? जो बिजनेस ऑपरेशन के लिए किए गए खर्चे, वो एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंडिचर जो बहुत ही लॉन्ग टर्म बेसिस पे किए जाते हैं, मैंने आज कोई खर्चा कर दिया, उसका फायदा मुझे अगले 3-4 साल होगा, या मेरे बहुत बड़े लेवल का खर्चा किया जाता है ना, वो एक्सपेंडिचर होता है। मैंने पूरी की पूरी बिल्डिंग उठा के नहीं बना दी, मेरा एक्सपेंडिचर है। मैं कोई बड़ी सी मशीनरी खरीद के ले आई, मेरा एक्सपेंडिचर है। ठीक है। तो एक्सपेंडिचर के अंदर हमारे लॉन्ग टर्म का, एक्सपेंडिचर के बाद हमारी नेक्स्ट टर्म है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, कि जितना पैसा मेरे को रिसीव हुआ
ऑन बिजनेस ऑपरेशंस माइनस कितना मैंने उसके ऊपर खर्चा किया, वो मेरा प्रॉफिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बात लेकर चल रही थी कि मैंने क्लॉथ्स जो है बेचे हैं और उसके बदले में मुझे 80,000 रुपीज रिसीव हुए हैं, जो कि मेरे रेवेन्यू थे, राइट। अब मैं देखूंगी कि मैंने उसके ऊपर खर्चा कितना किया था। फॉर एग्जाम्पल मेरे सेल करने से पहले उसके ऊपर टोटल खर्चा आया था 40-50,000 का, मान के चल रही हूँ, मैं अज्यूम कर रही हूँ। 80,000 का रेवेन्यू, 50,000 का एक्सपेंस उस पर्टिकुलर क्लॉथिंग के ऊपर, तो व्हाट विल बी माय प्रॉफिट? 80,000 माइनस 50,000, सो दिस विल बी माय प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है? हमारा जो बेसिक बिजनेस ऑपरेशन है उसके ऊपर मुझे कितने का फायदा हुआ, वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। अब बात आती है गेन की। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि प्रॉफिट और गेन भी तो एक ही चीज होती है, बट नहीं। अब आप अकाउंट्स की स्टूडेंट हो, कॉमर्स की स्टूडेंट हो, आपको समझना पड़ेगा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन। प्रॉफिट हमारा डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड होता है। डे टू डे मेरा रोज का बिजनेस है, मेरा रोज का बिजनेस है, मुझे आज बेचना है, कल खरीद के, जब मेरा स्टॉक खत्म हो जाएगा मैं कुछ खरीद के ले आऊंगी, फिर से उसे बेच दूंगी। तो बिजनेस सेलिंग का है ना, सेलिंग के ऊपर खर्चे होते हैं, फिर उसको बेचती हूँ, उसके ऊपर मुझे पैसा रिसीव होता है, फिर मैं कैलकुलेट करती हूँ तो मेरा प्रॉफिट निकल आता है, राइट। बट जो मेरा डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन के अलावा मुझे अगर कोई फायदा हो रहा है दैट इज गेन। ठीक है, कैसे? कैसे? सेल के ऊपर ही होता है गेन, लेकिन मेरे डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता। मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरे पास मशीनरी खरीदी है, मैंने फर्नीचर खरीदा है, मेरे को कोई बढ़िया सा कस्टमर मिल गया मशीनरी का, मैंने उठा के मशीनरी बेच दी। ठीक है, मेरी मशीनरी आई थी 1 लाख रुपीज की, मैंने उसे बेच दिया 1.5 लाख में, 1,50,000 में, मुझे 50,000 का प्रॉफिट हुआ। एक तरह से मेरे माइंड में भी एक तो यही आएगा ना कि मुझे 50,000 का प्रॉफिट हो गया, कि मैंने 1 लाख की चीज 1.5 लाख में बेच दी, तो 50,000 का प्रॉफिट है, राइट। बट क्या मेरा बिजनेस है मशीनरी को बेचना? नहीं ना, नहीं ना। क्या मेरा ये डे टू डे मेरे को पैसा मिलता रहेगा मशीनरी के नाम पे? मशीनरी के नाम पे मुझे फायदा होने वाला है क्या? रोज होने वाला फायदा है ये? नहीं। कभी कभार होने वाला फायदा है, वो मेरा गेन होता है। जब मैं अपने कोई कभी कभार होने वाला फायदा मेरा होता है, वो गेन होता है। कोई मैं ऐसी चीज बेच देती हूँ जिसका मेरा बिजनेस ऑपरेशन से कोई रिलेशन नहीं है, वो मेरा गेन होता है, उसके ऊपर होने वाला फायदा मेरा गेन होता है। तो आई थिंक आपको इधर की साइड की सारी टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। अब बात आ जाती है सॉल्वेंट, बैड डेट्स और इंसॉल्वेंट के ऊपर। इनका रिलेशन है हमारा डेटर्स के साथ। डेटर्स कौन होते हैं? एक बार फिर से बताओ, डेटर्स कौन होते हैं? वो पीपल, वो पर्सन, वो अमाउंट ऑफ मनी जो मेरे से, जिनको मैंने सेल किया है क्रेडिट पर, जो मेरे से परचेज करके लेके गए सामान उधार पर, उनकी लायबिलिटी है। मेरे पास पैसा आएगा, उनके नाम का आएगा ना, तो उनमें से जो लोग एबल होंगे, जो अपने टाइम, स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर मुझे पे कर देंगे, वो तो हो गए मेरे सॉल्वेंट डेटर्स। मतलब सॉल्वेंसी क्या होता है? सॉल्वेंसी एबिलिटी होती है कि हम अपने डेट्स को पे कर पाएंगे। ठीक है, जो लोग एबल है मेरे पैसा चुकाने के, वो मेरे सॉल्वेंट है। जो लोग एबल नहीं है पैसा चुकाने के, वो इंसॉल्वेंट है। वो किसी भी रीजन से मेरा डेटर वाला पैसा नहीं चुका पाए, तो वो लोग मेरे इंसॉल्वेंट बन गए। और जितना पैसा मेरा डूब गया, जो पैसा मेरे पास नहीं आने वाला, वो मेरे बैड डेट्स होते हैं। बैड डेट्स मतलब उधारी पर मैंने किसी को सामान दिया था, मेरे पास वहां का पैसा आना था, लेकिन किसी भी रीजन से मेरे पैसा डूब गया, वो इंसान दिवालिया हो गया, देश छोड़ के भाग गया, मेरा पैसा डूब गया ना, तो वो पैसा डूबा हुआ मेरा अकाउंट्स की टर्म में बैड डेट्स वर्ड में यूज होता है। ठीक है, अब हमारी ये 4 टर्म्स रहते हैं: आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड अनअर्न्ड इनकम। चारों का मिलता जुलता रिलेशन है। क्या रिलेशन है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो ड्यू हो चुके हैं बट अभी तक मैंने पे नहीं किए। मैंने किसी की सर्विसेज ले ली, मैंने सामान ले लिया, कोई सर्विसेज ले ली, लेकिन मैंने, महीना बीत गया, साल बीत गया, मैंने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की, मेरा ईयर खत्म होने वाला है, मैंने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की, वो मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, विच हैज बीन ड्यू बट हैज नॉट बीन पेड येट। प्रीपेड एक्सपेंसेस मैंने एडवांस में पेमेंट कर दी, मुझे पता है कि मैंने नेक्स्ट मंथ कोई सामान खरीदना है, मैंने आज ही उसकी पेमेंट कर दी, क्या मेरे को उसकी सर्विसेज मिल चुकी है? नहीं। क्या मेरा एक्सपेंसेस ड्यू हो चुका है? नहीं, बट मैं उसकी पेमेंट कर चुकी हूँ, यस, तो वो मेरी प्रीपेड एक्सपेंसेस है। पेड इन एडवांस, ड्यू बट नॉट पेड आर दी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड पेड इन एडवांस आर दी प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब बात कर लेते हैं एक्रूड इनकम की। एक्रूड इनकम ऐसी इनकम जो अर्न हो चुकी है बट अभी तक रिसीव नहीं हुई। यहाँ मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, एज अ कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने पूरी जनवरी अपना बच्चों को पढ़ा दिया, जनवरी खत्म हो गई, फरवरी स्टार्ट हो गई, मैंने जनवरी में पूरी अपनी सर्विसेज दे दी, राइट, सर्विसेज रेंडर्ड, मतलब मैंने अपना इनकम को अर्न तो कर लिया है, अर्न तो कर लिया ना, सर्विसेज रेंडर करते ही हम अपने इनकम को अर्न कर लेते हैं। लेकिन जनवरी एंड हो गया, मुझे अभी तक सैलरी नहीं मिली जनवरी की, तो ये मेरी एक्रूड इनकम हो गई विच हैज बीन ड्यू बट हैज नॉट बीन रिसीव्ड येट, अभी तक मेरे को रिसीव नहीं हुई है। अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो अभी तक मैंने अर्न नहीं की, अनअर्न्ड, अनअर्न्ड मतलब जो मैंने अभी तक अर्न नहीं की बट हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस, लेकिन मुझे एडवांस में ऑलरेडी मिल चुकी है। मैं जनवरी में चल रही हूँ, अभी मैं जनवरी चल रहा, अभी मैं अब पढ़ा रही हूँ स्कूल में, ठीक है, लेकिन मुझे स्कूल वालों ने फरवरी की सैलरी भी अभी से दी थी एडवांस में, जनवरी की सैलरी भी दे दी, फरवरी की सैलरी भी दे दी। क्या मैं अपनी पूरी जनवरी की सर्विसेज दे चुकी हूँ अभी तक? नहीं ना। क्या मैं फरवरी की सर्विसेज दे चुकी हूँ? नहीं। तो मतलब ये मेरी अनअर्न्ड इनकम है जो मैंने अभी तक अर्न नहीं की लेकिन मुझे अभी तक रिसीव हो चुकी है। माई क्वेश्चन फॉर यू इज, अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर क्या ये दोनों सेम होते हैं? कमेंट्स में आपको बताना है इसका आंसर। तो आई स्टूडेंट्स, आज के हमारा ये अकाउंटिंग टर्म्स का पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट यहाँ कंप्लीट हो गया है। 2-3 टर्म्स आई थिंक रहते हैं जिनका
जो इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इनको इनके साथ आप उन टर्म्स को भी इजीली आप बुक में से एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, और जो क्वेश्चन मैंने बोला है ना, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आई विल बिगिन विद द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, ताकि आपको उसका आंसर क्लियरली समझ भी आ जाए कि अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर दोनों सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं, या क्या होता है, एक कैलेंडर ईयर भी होता है। तो तीनों के बारे में बताना है कमेंट में, याद रखना, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। इफ इट सीम्स helpful to you, if it seems useful to you, please don't forget to like, share, comment and सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। ऐसी बहुत सारी और भी वीडियोस आने वाली है जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।